डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.4 पूरा का पूरा। ठीक है, इससे जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्नावली 10.4 का कॉन्सेप्ट, जो नियर अबाउट 1 घंटे कुछ मिनट का वीडियो था। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है या अगर आपने प्रश्नावली 10.3 के पहले के सारे कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो भाई हार्डली रिकमेंडेड कि आप सबसे पहले जाओ उस सारे वीडियो को देखो, क्योंकि उस सारे वीडियो को देखने के बिना देखे बिना आप प्रश्नावली 10.4 के एक भी क्वेश्चन को टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आप जाकर के उसको देखो। उन सारे वीडियो को देखने के लिए सिंपली आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट पर सवेश बीजगणित कक्षा 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके सारे वीडियो वहां पर क्रम से अवेलेबल है, आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 10.4 के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, देखो सबसे पहले अगर आपने प्रश्नावली 10.4 के कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि किसी भी दो वेक्टर का सदिश मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि यार प्रश्नावली 10.4 के जो सारे क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से बेस्ड है सदिश मल्टीपल पर, यानी क्रॉस प्रोडक्ट पर। तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, यहां पर आप सीख लोगे। चलो देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि जो सदिश गुणन है वो कैसे किया जाता है। अगर आप सदिश गुणन करना सीख लेते हो तो फिर प्रश्नावली 10.4 आपके लिए बहुत ही आसान है। हमको फाइंड करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, इसके परिमाण की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब तक ये नहीं निकाल पाओगे तब तक आप उसका परिमाण भी फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए लिख सकते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, देखो वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, ये पूरा है यानी आई कैप और माइनस 7j कैप और प्लस 7k कैप। ठीक है, और क्रॉस, तो यहां पे आप क्रॉस कर सकते हो वेक्टर बी की वैल्यू जो भी यहां पे लिखो आई कैप और माइनस 2j कैप और प्लस 2k कैप। और अभी आप लोगों ने जस्ट पढ़ के आया कि अगर कोई दो वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसको हम सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हो, पहले लिखते हो आई कैप, फिर लिखते हो जे कैप और फिर लिखते हो के कैप। आई कैप माने क्या, देखो यहां पर आई के पहले 1 है, यहां पर आई के पहले 3 है, तो यहां पर 1 और यहां पर इसके नीचे ये 3 है। जे के बगल में क्या है, -7 है और -2 है, तो पहले -7 वाला और फिर -2 वाला। के बगल में 7 है और के बगल में 2 है, तो पहले 7 वाला फिर 2 वाला। सॉल्व कैसे करोगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, सबसे पहले क्या लिखोगे आई कैप। आई कैप लिखने के बाद क्या करोगे, देखो ये लाइन पूरा गायब करोगे। और अगर आप यहां पे ये सीख जाते हो कि कैसे सदिश मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके लिए प्रश्नावली 10.4 के आगे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब यहां पर लगा दी हो आई कैप, तो करना क्या है, इसके नीचे और इसके बगल में, देखो इस कॉलम में इस रो में गायब कर देना है इसको। ये इसका पंक्ति है, इसका रो है, इसको गायब करोगे तो क्या बचेगा, इतना बचेगा ना, जो बचेगा यहां पे उतारो -7 और ये क्या है -2 और ये क्या है 7 और ये क्या है 2, इसको आप सिंपली ऐसे बंद कर दो। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि यहां पे जो आई कैप उतारे हो, देखो इसका पंक्ति क्या है, इसका स्तंभ क्या है, तो इसकी पंक्ति 1 है, इसका स्तंभ भी 1 है, तो 1 1 2 सम संख्या हो रहा है, इसलिए इसके पहले क्या हो जाएगा प्लस। अब यहां पे उतारना है हमको जे कैप, और जे कैप उतार रहे हो तो देखो जे की पंक्ति और स्तंभ क्या है, तो जे की पंक्ति 1 है, स्तंभ क्या है 2 2 1 3 3 विषम है, तो विषम है तो क्या हो जाएगा, इसके पहले माइनस हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओगे, फिर क्या करोगे, इसके बाद ये जे कैप उतारे हो तो इसके नीचे वाला और इसकी पंक्ति वाला गायब करोगे, तो ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, इसको उतारो 1 3 1 3 और यहां पर क्या 7 और 2, फिर यहां पर के कैप उतार दो। अब यहां पे प्लस लिखोगे माइनस, तो देखो इसकी पंक्ति क्या है यार, इसकी पंक्ति 1 है, इसका स्तंभ क्या है 3 3 1 कितना 4 4 सम है, इसलिए प्लस हो जाएगा। पर यहां पर एक ऐसा डिब्बा बनाओ और डिब्बा बनाने के बाद देखो ये के कैप है, इसकी पंक्ति वाला इसके स्तंभ वाला गायब करो, ये जो दिख रहा है इसको यहां पे उतारो 1 3 -7 2 1 3 -7 फिर -2। ठीक है,
अब इसके बाद क्या करना है आपको अच्छी तरीके से मालूम है यार। क्या करोगे तो सिंपली क्या करोगे भाई, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वेक्टर ये और क्रॉस ये वेक्टर बी। चलो ब्रैकेट यहां पर लिख दो आई कैप, ठीक है। और इसके बाद -7 दूना है क्या, -14 आ जाएगा। और माइनस तो यहां पे लिखना ही है, 7 दूने -14 आएगा तो माइनस लिखोगे, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा। पर यहां पर क्या है, -j कैप, 2 करने में 2 और 7 3 क्या 21, तो -21, दोनों के बीच में क्या लगा रहा है, माइनस। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दो, ये है k कैप, लगा दो k कैप, ब्रैकेट में 2 करने में -2 और 7 तारीख -21, तो यहां पर माइनस लिखोगे तो +21 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वेक्टर ये क्रॉस वेक्टर बी बराबर, देखो इसमें से ये घटेगा तो आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 आई कैप और ये हो जाएगा -21 में से 2 जाएगा तो -19 और ये हो जाएगा +19 और जे कैप और 21 में से 2 जाएगा तो 19 +19 की कैप। फिर यार देखो इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकालने के लिए क्या करते हो, सिंपली इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल निकाल देते हो, क्योंकि ये एक वेक्टर है, ये मिला है, इसी का परिमाण कैसे निकालोगे। तो किसी वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं, आपने शायद प्रश्नोत्तरी 10.2 वाले वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। रूट में पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस तीसरे वर्ग प्लस जोड़ के उसका निकाल देते हैं वर्गमूल, बाकी जो भी आता है वो हो जाता है उसका परिमाण, ठीक है। तो इस तरह यार आपको जो क्वेश्चन पहला है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन फर्स्ट को आप कैसे लगाओगे, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन पहला समझ में आया तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अब जहां तक संभव होगा इधर जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मैं क्या करूंगा, सिर्फ आप लोगों को हिंट दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस को लगाया जाएगा, बाकी लगाना आप लोगों का काम है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है सदिश। देखो एक कह रहा है ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, एक ये कह रहा है, ये कह रहा है एक सदिश है। फिर कह रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, कि लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करो। देखो भाई एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, कह रहा है इसके लंब दिशा में क्या निकालो, मात्रक सदिश निकालो, मतलब उसके लंब दिशा में निकालना एकांक वेक्टर। और हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई करता है, देखो सपोज करो अगर ये वेक्टर R है तो इस वेक्टर का हम लोग निकाल सकते हैं एकांक वेक्टर, क्योंकि जब तक वेक्टर नहीं मालूम होगा हम लोग उसका एकांक वेक्टर नहीं फाइंड कर सकते हैं। अगर एक कैप निकालना है तो पहले ये वेक्टर मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर मालूम होगा तभी हम ये कैप निकाल पाएंगे, क्योंकि ये कैप का फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर अपान ये। तो किसी वेक्टर का कैप निकालने के लिए, एकांक वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहला काम वो वेक्टर मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसी वेक्टर से हम लोग निकालेंगे उसका परिमाण, ठीक है, तभी ये अनुपात निकाल के तभी ये कैप का मान हम निकाल पाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ये वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर है, इसको मान लो आर वेक्टर, ये मान लो वेक्टर आर है, ठीक है, और ये भी एक वेक्टर है, इसको मान लो यस वेक्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन इज दैट कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, तो नीचे दिया हुआ क्वेश्चन में ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू, तो सिंपली क्या करना है आपको, ए वेक्टर की वैल्यू यहां पर रख लेना है, बी वेक्टर की वैल्यू यहां पर रख लेना है, बाकी हल करने पे हल करोगे तो कैसे दो वेक्टरों को जोड़ते हैं आपने प्रश्नावली 10.3 में अच्छे से पढ़ा है, या प्रश्नावली 10.2 में ही अच्छे से पढ़ लिया है। तो यहां पर हमको आर वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में, ठीक है। फिर यस वेक्टर, यहां पर जो ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू दिया है रख करके घटा दोगे तो जो भी वैल्यू मिलेगी यस वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है इन दोनों वेक्टर के लंबवत मात्रक सदिश निकालो, मतलब इन दोनों के लंबवत क्या निकालना है हमको, इन दोनों के लंबवत हमको निकालना है एकांक वेक्टर। तो यार देखो अगर इन दोनों के लंबवत एकांक वेक्टर निकालना चाहते हो तो पहले इन दोनों के लंबवत एक वेक्टर मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब तक इन दोनों के लंबवत वेक्टर मालूम नहीं होगा तब तक हम एकांक वेक्टर नहीं निकाल सकते हैं उसके लंबवत। दो वेक्टर है ना, अगर इनके लंबवत एकांक वेक्टर फाइंड करना है तो पहले इनके लंबवत एक वेक्टर मालूम होना चाहिए,
और इनके लंबवत एक वेक्टर मालूम कब होगा, जब इन दो वेक्टरों का करेंगे सदिश मल्टीप्लाई, तब मालूम होगा उनके लंबवत एकांक, उनके लंबवत वेक्टर। ठीक है, चलो आर वेक्टर की वैल्यू पहले से निकल चुकी है, एस वेक्टर की वैल्यू पहले से निकल चुकी है। अब क्या करना है, आर वेक्टर और क्रॉस एक्स वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर देनी है। तो आर वेक्टर और एस वेक्टर की जब करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो मान लो मिल गया पी वेक्टर। अब ये जो पी वेक्टर मिला वो इन दोनों वेक्टर के लंबवत होगा, मतलब इसके और इसके क्या होगा, लंबवत होगा। और मिल गया इनके और इनके लंबवत एक वेक्टर, और जब इनके और इनके लंबवत, इसको हल कर ले जाओ, हल तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो इसको हल करने के बाद यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप ग्रुप में एक वेक्टर मिलेगा, और ये वेक्टर जो पी वेक्टर मिला है वो इन दोनों वेक्टर के क्या है, लंबवत है। तो अगर इनके लंबवत मिल गया वेक्टर तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं एकांक वेक्टर। फॉर्मूला आके पी कैप बराबर पी वेक्टर अपॉन पी, पी वेक्टर की वैल्यू यहां पर दी हुई है, निकला हुआ है। पी की वैल्यू यहां से हम परिमाण निकाल लेंगे, भाग कर देंगे, जो भी आएगा वो पी कैप की वैल्यू हो जाएगा, यानी इनके लंबवत क्या आ जाएगा, एकांक वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी अच्छे से देख लिया है, और आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको आप बहुत आसानी से लगा पाओगे। ठीक है, अब चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक मात्रक सदिश, देखो क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, बस क्वेश्चन समझना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से लगा पाओगे। ठीक है, अब कह रहा है एक मात्रक सदिश ए वेक्टर, समझ पा रहे हो आप, एक वेक्टर ये है जो कि मात्रक सदिश है। तो एक वेक्टर ए वेक्टर है जो कि क्या है, मात्रक सदिश है। तो सिंपल सी बात है, अगर वेक्टर ये एक मात्रक सदिश है तो उसका परिमाण क्या होगा, एक होगा। मात्रक सदिश माने वेक्टर ये एक एकांक वेक्टर है, तो अगर ये एक एकांक वेक्टर है तो परिमाण क्या हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर आई कैप के साथ पाई बटा 3 का कोण बना रहा है, जे कैप के साथ पाई बटा 4 का कोण बना रहा है, और के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बना रहा है, तो थीटा का मान ज्ञात करो। इसकी सहायता से वेक्टर ये के घटक भी ज्ञात करो। देखो यार, अगर आप सबसे पहले ये चीज तो हम लोग जान चुके हैं, और वेक्टर ये का घटक निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि वेक्टर ये की जो वैल्यू है वो क्या है। तो मान लेते हैं कि जो वेक्टर ये की वैल्यू है वो है, अच्छा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और ये जेड के कैप। यहां पर ये एक्स वाला घटक है, ये वाई वाला घटक है, ये जेड वाला घटक है। यहाँ पर A1, A2, A3 भी मान सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी आपकी इच्छा हो आप वो मान सकते हो। ठीक है, तो मैंने माना वेक्टर ये बराबर इतना है, और जबकि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ये क्या है, वो एक एकांक सदिश है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पर ये कह रहा है कि ये जो आई कैप है, नहीं कह रहा है ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इस आई कैप के साथ क्या बना रहा है, वेक्टर आई कैप के साथ बना रहा है कोण पाई बाई 3 का। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इस आई कैप के साथ इतना कोण बना रहा है, और यही वेक्टर जे कैप के साथ, यानी यही जो वेक्टर है वो जे कैप के साथ कितना कोण बना रहा है, तो बना रहा है कोण पाई बाई 4 का, यानी पाई बाई 4 का कोण बना रहा है। और यही जो ये वेक्टर है, यही वेक्टर के वेक्टर के साथ एक न्यून कोण बना रहा है थीटा, जिसकी वैल्यू हमको करनी है फाइंड। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल आपको इतनी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, और अगर आपको जितनी बात समझ में नहीं आ रही होगी तो क्वेश्चन को आप फिर से एक बार पढ़ो। यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर, तो ये वेक्टर एक मात्रक सदिश है, इसका परिमाण 1 है, और इसका घटक निकालना है तो पहले ये मालूम होना चाहिए लिखा कैसे है। तो मान लिया गया कि माना वेक्टर ये बराबर ये और ये और ये है, जिसके 3 घटक है, ए एक्स ए वाई ए जेड। जो ए एक्स है वो एक्स अक्ष का घटक है, ए वाई वाई अक्ष का घटक है, और ये जेड जेड अक्ष का घटक है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो वेक्टर है वो आई कैप के साथ पाई बटा 3 का कोण बना रहा है, वही ये वेक्टर जे कैप के साथ पाई बाई 4 का कोण बना रहा है, और वही वेक्टर
के कैप के साथ एक न्यून कोण बना रहा है। न्यून कोण क्या है? थीटा है। उस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके साथ साथ वेक्टर के घटक भी ज्ञात करने हैं। घटक माने ax, ay, az, तीन घटक है, एक घटक ये, एक घटक ये, एक घटक ये तीनों घटकों की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये तीनों घटक की वैल्यू फाइंड तब होगी जब ax, ay, az की वैल्यू निकल जाएगी। सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कि ये थीटा की वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर हम लोग अपनी इच्छा चाहे तो क्रॉस मल्टीपल का भी सहारा ले सकते हैं और चाहे तो डॉट मल्टीपल का भी सहारा ले सकते हैं। अब देखो यहां पर अगर हम क्रॉस मल्टीपल का सहारा लेंगे तो हम बात जाएंगे। क्यों बात जाएंगे? क्योंकि क्रॉस मल्टीपल का सहारा लेने के बाद क्या होता है कि जो वेक्टर आता है वो एक सदिश राशि होता है, यानी वहां पर n कैप आ जाता है और n कैप हमको गायब करना है और n कैप अगर आ जाएगा तो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। चलो फिलहाल देख लेते हैं। देखो जैसे इनके और इनके बीच कोण कितना बन रहा है? π/3। तो एक बार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इसके अनुसार वेक्टर ये और डॉट लगा दो आई कैप बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस लगाओगे ना तो यहां पर भी एक एन कैप आएगा और आप बात जाओगे। डॉट लगाओगे तो यहां पर कोई भी सदिश नहीं आएगा, कोई भी एन कैप, जे कैप, के कैप नहीं आएगा, क्योंकि दो वेक्टरों का डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो एक अदिश राशि प्राप्त होता है। तो क्या मिलेगा? एक बार इसका परिमाण, इसका परिमाण क्या है? तो इसका परिमाण है 1। एक बार इसका परिमाण क्या है? 1। और फिर आएगा cos थीटा, इनके बीच का कोण कितना है? π/3 और π/3 माने क्या? 60। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा? वेक्टर ये की वैल्यू क्या है? तो वेक्टर ये की वैल्यू ये पूरा है, तो वेक्टर ये के स्थान पर रखो ax i कैप, ay j कैप और ये z k कैप और यहां पर डॉट क्या हो जाएगा? i कैप बराबर 1 करने में 1। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसके बाद इस आई वेक्टर का तीनों में डॉट मल्टीप्लाई करेंगे। जब डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? डॉट मल्टीप्लाई में जब अलग अलग होता है तो उसकी वैल्यू आती है 0। आई कैप के कैप वैल्यू 0 आ जाएगी, जे कैप के कैप वैल्यू क्या होती है? 0 आ जाती है। चलो तो जब आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ax, देखो डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान रखे रहना। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई जे 0 हो जाएगा, तो ये 0। इसके साथ होगा तो के आई 0 हो जाएगा, ये भी 0, पूरा गायब हो जाएगा, खाली आएगा ax बराबर यहां पर क्या आ गया? 1/2। देखो ax की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, ax की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, माने घटक निकल चुका है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे घटक की ओर, और दूसरे घटक की ओर चलने के लिए आप क्रम से लगाओगे। आप लोग लिखोगे जब इसके बीच का कोण π/4 बने तब, तो क्या कर सकते हो? वेक्टर ये डॉट वेक्टर जे कैप बराबर इसका परिमाण क्या आएगा? 1, इसका परिमाण क्या आएगा? 1 और cos थीटा माने क्या? इनके बीच बना कोण, और कोण कितना बन रहा है? π/4 और π/4 माने 45। चलो वेक्टर ये की वैल्यू क्या है? तो वेक्टर ये की वैल्यू ये पूरा है ax i कैप, ay j कैप और ये z k कैप। तो यहां पर डॉट है तो यहां पे लगा दो डॉट, और यहां पर j कैप तो यहां पर j कैप हो जाएगा। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, चलो जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आई जे विपरीत है, 0 हो जाएगा, j का k में 0 हो जाएगा, खाली यही बचेगा, तो j का j में हो जाएगा 1 बचेगा, यहां पे मिलेगा ay बराबर क्या? 1/√2 और ये मिल गया सेकेंड घटक। अब चलते हैं थर्ड घटक की ओर, और यहां पे लिखोगे आप, क्या लिखोगे? कि a वेक्टर और k के बीच में एक न्यून कोण थीटा जब बनता है तब क्या हो जाएगा? वेक्टर ये डॉट वेक्टर k बराबर एक बार इसका परिमाण 1, एक बार इसका परिमाण 1, cos इनके बीच में बन रहा है थीटा और a थीटा वो करना है फाइंड। देखो यहां पर मैंने डॉट मल्टीपल इस वजह से लिया जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, लेकिन अगर यहां पर आप क्रॉस मल्टीपल लिए होते तो आपके लिए क्वेश्चन क्या होता? टफ हो जाता। ठीक है, चलो वेक्टर ये की वैल्यू क्या दिया है? तो वेक्टर ये की वैल्यू जो भी दिया यहां पर रखो, ax i कैप, ay j कैप
ए जेड के कैप, इसको आप बंद करो, यहां पे लगाओ डॉट, और के कैप ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसके बाद ना के ये वाला बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए जेड बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहां पर अगर हमको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले ये तीसरा घटक ए जेड की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब ए जेड की वैल्यू कैसे मालूम होगा, तो इसके लिए मैं हल्का सा मिटाता हूं ये सब, बस हमको ये ध्यान में रखना है कि ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स बराबर 1/2 है। ए वाई बराबर क्या है, तो ए वाई बराबर 1/√2 है। हम लोग निकाल सकते हैं ए जेड की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए कह सकते हैं चूंकि ए वेक्टर बराबर क्या है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और ये जेड के कैप। देखो इसका हम परिमाण निकाल सकते हैं, परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में ये पहले वाले का वर्ग, ए एक्स का वर्ग, ए वाई का वर्ग, ए जेड का वर्ग। तो जब ए एक्स का वर्ग करेंगे, ए एक्स माने क्या, 1/2 का वर्ग करेंगे, तो 1/2 का वर्ग कर दो। ए वाई का वर्ग करेंगे तो ए वाई की वैल्यू क्या है, 1/√2, तो 1/√2 का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, और प्लस ए जेड की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो ये जेड का भी वर्ग कर देंगे। और वेक्टर ये है एक एकांक वेक्टर, इसका परिमाण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 1/4, इसका वर्ग करेंगे तो 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा। ये हो जाएगा ए जेड का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1, और यहां से हम ए जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो एलसीएम ले लो, 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, ऊपर हो जाएगा 1, 2 दूना 4, ये 2 हो जाएगा, ए जेड का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। इसके बाद ए जेड का स्क्वायर बराबर यहां पर 1 और हो जाएगा उधर तो माइनस 2 1 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4। एलसीएम लोगे, 4 करने में क्या आएगा 4, 4 करने में 4 में 3 गया 1, और यहां से ए जेड की वैल्यू फाइंड करोगे, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो आ गया 1/2। ठीक है, तो ये जेड की वैल्यू यहां पे रखोगे तो क्या आ गया 1/2, और ये हो गया कॉस थीटा। और कॉस कितनी की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो गया कॉस थीटा। कंपेयर करोगे थीटा हट जाएगा, वो कॉस हट जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आएगा 60, तो जो न्यून कोण था थीटा उसकी वैल्यू आ गई 60। ठीक है, बाकी ए की वैल्यू क्या निकला, 1/2 निकला, तो 1/2 आई कैप ये पहला घटक हो गया। ए वाई की वैल्यू क्या निकला, 1/√2, तो 1/√2 जे कैप ये दूसरा घटक हो गया। ए जेड की वैल्यू क्या निकली है, तो 1/2, तो 1/2 के कैप ये हो गया तीसरा घटक। तो इस तरह हमारे तीनों घटक फाइंड हो गए, और वो जो न्यून कोण था थीटा, वो न्यून कोण थीटा भी फाइंड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लिया, और क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा हार्ड था, थोड़ा टफ था, लेकिन मजा आया। ठीक, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दर्शाइए कि, वैसे क्वेश्चन 4 दिखने में तो लग रहा है डरावना, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन 4 में कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन 4 कह रहा है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, बंद करते हैं, फिर बीच में क्रॉस है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बंद करते हैं, और बराबर कह रहा है 2a वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर। देखो यार क्या करोगे, एक पक्ष को लेना है, दूसरे पक्ष को प्रूव करना है। तो यहां पे हम इस पक्ष को ले लेते हैं, इसको बोलते हैं LHS। मैं डायरेक्ट लेता हूं, सॉल्व करता हूं, LHS को ले लिया हूं। अब सॉल्व कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है, एक बार इसका इस पूरे मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर एक बार इसका इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वेक्टर ये का जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो वेक्टर ये और क्रॉस वेक्टर ये, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ये और क्रॉस वेक्टर वी, माइनस प्लस का माइनस, इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा वी वेक्टर क्रॉस ये वेक्टर, माइनस प्लस का माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर। और यार पढ़ के आए हो कि जब भी कोई सेम वेक्टर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। गायब करो, ये देखो ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर पलटोगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये सेम है, वैल्यू क्या आएगी इसकी 0, हटा दो। देखो ये सेम है तो एक वाला एक, ये सेम है तो जुड़ के डबल हो जाएगा 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये हो गया बराबर RHS, और कह सकते हो गया है प्रूव। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन में 4 भी देख लिया है, और चलते हैं फटाफट 5 देख लेते हैं। देखो 5 में कुछ भी नहीं करना है, 5 में पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कंपेयर कर देना है। मैं बस केवल हिंट दूंगा। ठीक है, जैसे मान लो कि एक वेक्टर इधर दिया हुआ है, एक वेक्टर इधर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो 6.5 के रूप में लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कुछ भी आया, मान लो सपोज करो, मैं मान लेता हूं कि आ गया AX I कैप, AY J कैप, AZ K कैप। क्योंकि देखो यार, अगर इधर भी वेक्टर है इधर वेक्टर है, मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली बात है वेक्टर पाओगे। ठीक है, और वेक्टर पाओगे तो मान लो वेक्टर मिल गया, और बराबर 0 वेक्टर तो है ही है, 0 वेक्टर तो है ही है। अभी 0 वेक्टर क्या होता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, ऐसा वेक्टर इसका परिमाण 0 होता है उसको बोलते हैं शून्य वेक्टर। अब शून्य वेक्टर को I कैप J कैप K कैप के रूप में कैसे लिखते हैं, तो देखो वेक्टर ये अगर शून्य वेक्टर है तो इसको लिख सकते हो क्या, 0 I कैप 0 J कैप और 0 K कैप। तो इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 0 I कैप 0 J कैप और 0 K कैप। अब देखो यहाँ पर बराबर है, बराबर माने क्या, समान वेक्टर है, और समान वेक्टर में क्या होता है, संगत घटक आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला बराबर कर दोगे इस 0 के, ये वाला बराबर कर दोगे इस 0 की, ये वाला बराबर कर दोगे इस 0 के, और बराबर करने के बाद जो लेमडा है और वो जो म्यू है उसकी वैल्यू बहुत आराम से फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह जो क्वेश्चन 5 है उसको आप लगा लोगे। ठीक है, और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको देना है एक निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या देना है इसको समझ लो। कह रहा है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर 0, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0, और कह रहा है वेक्टर ये था, वेक्टर बी के बारे में निष्कर्ष निकालिए। यहां पे 2 सिचुएशन हमारे सामने दिया हुआ है, और हमको दोनों सिचुएशन को ध्यान से देखना है, और ध्यान से देखने के बाद हमको निष्कर्ष निकालना है कि क्या हो सकता है। तो देखो अगर ये 0 है ना, तो यहां पे क्या हो सकता है, ध्यान से देखना आप। इसका मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा कि ए बी और cos थीटा बराबर 0। ध्यान से देखो, अगर किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मल्टीप्लाई अगर 0 के बराबर है, तो मैं आपको बता दूं कि उन संख्याओं में कोई ना कोई संख्या ऐसी है इसकी वैल्यू 0 है। जैसे मैं कह दूं 5 गुणे 4 बराबर 0, क्या ये पॉसिबल है? तो इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इन दोनों में किसी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अगर मैं कह दूं 4 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5, क्या इनकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी? तो बिल्कुल नहीं आएगी। और अगर बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई ऐसा है जिसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो वैसे ही अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो इनमें से किसी न किसी की वैल्यू तो 0 होगी ही होगी। ये बात तो बिल्कुल श्योर है, लेकिन ये चीज तो हमको कंफर्म नहीं है कि इन तीनों में किसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो एक बार कह सकते हैं कि एक बार मान लो, माना a बराबर 0, फिर क्या माना b बराबर 0, फिर क्या माना cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा बराबर अगर 0 मान लिया जाए तो ये तो हो गया, इतनी बात तो समझ में आ रही है। या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो तीनों हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है।
क्योंकि अगर इनमें से तीनों जीरो है तब भी जीरो आएगा, इनमें से दो जीरो है तब भी जीरो आएगा, इनमें से तीनों जीरो है तब भी जीरो आएगा। तो इनमें से कोई भी सिचुएशन हो सकता है, मतलब किसी की वैल्यू भी जीरो हो सकती है। अब देखो ये cos जीरो है, थीटा है, और cos कितने की वैल्यू जीरो होती है, तो cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, इससे यह कटेगा और थीटा इक्वल टू क्या आएगा 90। यानी ये जो वेक्टर है दोनों, ये कैसे परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का मल्टीपल जीरो है, इसका ये मतलब है कि इन दोनों वेक्टरों में से किसी वेक्टर का परिमाण या तो जीरो है या तो दोनों वेक्टर कैसे है, परस्पर लंबवत है, तभी इनकी वैल्यू जीरो आई हुई है। यहां से भी ये निष्कर्ष निकल रहा है। अब यहां से क्या निष्कर्ष निकलेगा इसको देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा और एन कैप बराबर जीरो। एन कैप को भेज दो उधर, कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन है खाली। तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब यही सेम बात यहां भी होगी, तीन लोगों का मल्टीपल जीरो आ रहा है, तो इनमें से कोई ना कोई जीरो होंगे, या तो तीनों हो सकता है जीरो हो। तो माना एक बार ये बराबर जीरो, एक बार बी बराबर जीरो, एक बार साइन थीटा बराबर जीरो। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर अगर जीरो कर दिया जाए तो साइन कितने की वैल्यू जीरो होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी, इससे ये हटेगा, थीटा इक्वल टू क्या आएगा जीरो। और अगर थीटा की वैल्यू जीरो आ रहा है, इसका ये मतलब है कि इनके और इनके बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है, और अगर कोई कोण नहीं बन रहा है इसका मतलब दोनों कैसे हैं, समांतर है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बता रहा है कि ये दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत है, और ये बता रहा है कि दोनों वेक्टर परस्पर समांतर है, जो कि असंभव है। एक दो ही वेक्टर परस्पर समांतर भी और परस्पर लंबवत नहीं हो सकते, या तो वो समांतर ही हो सकते हैं या तो वो लंबवत ही हो सकते हैं। यहाँ पे अगर दोनों है तो इसलिए ये पूरी तरीके से गलत है, मतलब ना तो ये लंबवत हो सकता है और ना ही ये समांतर हो सकता है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकती है। और अगर इनकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तो इन्हीं दोनों में से किसी की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि देखो यहां पर भी दोनों सिचुएशन दोनों कंडीशन लागू हो रहा है। तो या तो ये जीरो है या तो बी जीरो है, ये जीरो नहीं हो सकता है, बाकी इन दोनों में से कोई जीरो हो सकता है। ठीक है, यहां से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि ए और बी में से कोई भी जीरो हो सकता है, या तो दोनों जीरो हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों भी जीरो रहेगा तभी वैल्यू क्या आएगी, जीरो के बराबर ही आएगी। ठीक, तो आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 7 था आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको हिंट दे दूंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 वैसे थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो बताऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप मैं हिंट दे रहा हूं, आप उसको लगा सकते हो। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। देखो यहां पर क्या करना है, एक बार इसकी वैल्यू हमको निकाल लेनी है। कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो बी की वैल्यू दिया हुआ है और जो सी की वैल्यू दिया है इनको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद ये एक वेक्टर बन जाएगा और दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आई कैप और जे कैप और के कैप के रूप में कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही यहां पर ए वेक्टर की वैल्यू दिया हुआ है, बी वेक्टर की वैल्यू दिया हुआ है, क्रॉस कर लेना है मल्टीप्लाई। ठीक है, ए वेक्टर की वैल्यू दिया हुआ है, सी वेक्टर की वैल्यू दिया हुआ है, कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद ये जो वैल्यू दिया है और ये जो वैल्यू दिया है दोनों वैल्यू को जोड़ लेना है। और दो वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है वो तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। इसके बाद जो वैल्यू इधर आएगी वही सेम वैल्यू इधर आएगी, और सेम वैल्यू आएगी तो कहोगे कि अतः RHS बराबर LHS, और जो हमको प्रूव करना है वो बहुत आराम से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप इसको एक बार लगाओगे, हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, हो सकता है कि आंसर ना आए, लेकिन आप इसको लगातार प्रयास करते रहो, देखो कहां कहां मिस्टेक हो रही है। मैं समझ सकता हूं कि ये क्वेश्चन एक बार लगाओगे तो थोड़ा न्यूमेरिकल करने में थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप लगातार डटे रहते हो तो आंसर 100% आएगा, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दो वेक्टर है, यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, देखो यदि ए वेक्टर बराबर 0 और बी वेक्टर बराबर 0, तब वेक्टर ये क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, तब वेक्टर ये क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0
होता है, क्या विलोम सत्य होगा? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करो। देखो यार, ऐसे ही क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 10.3, तो वहां भी एक ऐसे क्वेश्चन था, वहां पर डॉट था, यहां पर बस क्रॉस है, बस दोनों में इतना खाली फर्क है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ये जीरो है, ये जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू जीरो होगी। लेकिन अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू जीरो होगी, यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो एक उदाहरण लेते हैं, वेक्टर ए और बी की वैल्यू कुछ लेते हैं कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ जाए। देखो, वेक्टर ए बराबर कुछ भी ले लो, वेक्टर बी बराबर कुछ भी ले लो, बशर्ते जो भी ले रहे हो ध्यान में रखना कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू जीरो आ जाना चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, जैसे मान लो मैं यहां पे कह दूं 2i कैप और प्लस 0k कैप, 0j कैप और प्लस 0k कैप। ठीक है, और यहां पे लिख दे रहा हूं ना, यहां पे लिख दे रहा हूं 0i कैप, 0j कैप और 3k कैप। देखो, अगर इसका हम विस्तार करेंगे ना, तो विस्तार करेंगे तो मेरे हिसाब से नहीं 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 जीरो नहीं आएगा। है, इसको यहाँ पे लिख देंगे 3 और यहाँ पे लिख देंगे 0। तो विस्तार करेंगे तो आई कैप ये हो जाएगा। ओह नहीं 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 नहीं, जीरो नहीं आएगा। तो किसी भी तरीके से हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू ले लेनी है। ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू जब हम लेंगे तो और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कहेंगे देखो मैंने दो वेक्टर लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं है। बस यही तो प्रूव करना है। ये कह रहा है कि अगर ये है तो ये तो होगा ही, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो हम लोग भी जानते हैं अगर ये 0 0 है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। लेकिन ये कह रहा है कि अगर, देखो सिंपल सी बात है यार कि ए बी ये होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है 0 होता है। तो ए बी साइन थीटा माने क्या, साइन थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं, बराबर 0। तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तब भी तो इसकी वैल्यू 0 आ सकती है। जैसे अगर इनके बीच का कोण जो बन रहा है, अगर वो 0 डिग्री का कोण बना रहा है तब भी तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 0 होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। तो यहां पर अब अगर इनकी वैल्यू 0 आ रही है तो कोई जरूरी है क्या कि ये और ये की वैल्यू 0 ही हो? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि ये दोनों परस्पर समांतर हो, कोण 0 बन रहा है इसलिए 0 आ रहा है। तो वही हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब कह सकते हो कि अतः एक वेक्टर ये है, वेक्टर ये है। अच्छा हाँ, वेक्टर समांतर कहानी खत्म है। समांतर ले लोगे तो अपने आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। समांतर कैसे होता है वेक्टर? तो समांतर करने के लिए देखो यार, अगर संगत घटक ना, समांतर कैसे होता है? अगर संगत घटक का अनुपात सेम सेम है तो वो समांतर होगा या तो संरेख होगा। तो यहाँ पर 2 1 कर लो, यहाँ पर 6 3 कर लो, यहाँ पर 12 और 6 कर लो। तो यहाँ पर देखो यार ये दोनों समांतर समांतर है, मल्टीप्लाई करो क्रॉस तो इनकी वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन 0 तो आ गए, लेकिन क्या ये दोनों सेम 0 है? तो बिल्कुल नहीं 0 है। क्यों नहीं 0 है? क्योंकि ये दोनों परस्पर समांतर हैं, इसीलिए इनकी वैल्यू 0 आ रही है। इनके 0 होने से इनकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका ये मतलब नहीं कि ये दोनों 0 होंगे। तो 0 हो भी सकते हैं, लेकिन मतलब जरूरी ही नहीं है कि उनकी वैल्यू 0 ही हो। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 है। तो देखो यार, शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है तो यहां से निकाल सकते हैं ओए वेक्टर, ओबी वेक्टर, ओसी वेक्टर, यानी ए और बी और सी की निकाल सकते हैं स्थित सदिश। फिर वेक्टर ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वेक्टर बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वेक्टर सी ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमको नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, बस केवल 2 संलग्न भुजाएं फाइंड करना है। जैसे मान लो ये है ना, ए है, बी है, सी है। संलग्न भुजा माने ये और ये संलग्न है क्योंकि ये सटे हुए हैं। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, फिर बी सी वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 मोड में ए बी क्रॉस बी सी। पहले इनका क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर परिमाण निकालना है। जो परिमाण आएगा उसे 1/2 से गुणा कर देना, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में देखा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वहां क्या करना है? एक समान संलग्न भुजाएं दी हुई है, वेक्टर ए वेक्टर बी की वैल्यू दी है, वो संलग्न भुजा है। निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जहां पे ये दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, संलग्न भुजाएं होनी चाहिए। तो पहले क्या करना है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उसका परिमाण निकाल देना, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन में 11 और 12। इट मींस बचा हुआ 2 क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और दोनों को देखने के बाद ये जो सदिश बिछ गई थी ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में 11। मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार हैं। देखो मानना क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या कह रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार हैं, जिसमें वेक्टर ए मोड में इक्वल टू क्या है, रूट में 3। ए वेक्टर मोड में बराबर क्या है, 3, यानी ये वेक्टर का परिमाण कितना है, 3 है। बी वेक्टर का परिमाण, यार ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको तो आप लगा ही लोगे। वेक्टर बी का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण क्या है, 2/√3 है। अब ये क्वेश्चन अगर नहीं लगा पा रहे हो तो मैथ पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है यार आपको। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू एक मात्रक सदिश है, यानी इसका जो परिमाण है वो मात्रक सदिश है, तो परिमाण क्या आएगा, 1 आएगा। तो कह रहे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, एन कैप तो आता लेकिन मोड की वजह से एन कैप गायब हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1। देखो यार इसका मतलब होता है ए, इसका मतलब होता है बी, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है रूट में